गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? बढ़िया। मैं धर्म सिंह मीणा आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएसएम क्लासेज पे आपका स्वागत करता हूँ। अपन केमिकल बॉन्डिंग के बारे में पढ़ रहे थे और अपन ने बहुत सारे फैक्ट्स जो है वो पढ़ लिए थे। और लास्ट जो लेक्चर अपना हुआ था वो ड्रैगो रूल पे हुआ था। और ड्रैगो रूल पे मेरे हिसाब से आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आई होगी, बहुत सारे टॉपिक्स जो है आपके क्लियर हुए होंगे। और मैं ये मानता हूँ कि केमिकल बॉन्डिंग अब आने वाले टाइम में और प्रेजेंट टाइम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, नीट स्पेशली नीट को लेके। दैट्स वाई वी शुड प्रिपेयर इट कम्प्लीटली एंड विद कॉन्सेप्ट। तो आज हम बात करेंगे, जैसा कि आप देख रहे होंगे, डाइपोल मोमेंट के बारे में। डाइपोल मोमेंट एक ऐसा टॉपिक है केमिकल बॉन्डिंग का जो अपने आप में क्वेश्चन कवर करता है और कहीं ना कहीं इस पे से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो मैं बात करूंगा डाइपोल मोमेंट के। अपन टाइम वेस्ट ज़्यादा नहीं करते हुए स्टार्ट करेंगे। डाइपोल मोमेंट होता क्या है? एक्चुअल में क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल है उसमें जो एटम्स होते हैं उन एटम्स में से जो यदि एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है तो उस डिफरेंस की वजह से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो होता है वो क्या करेगा, जो बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स है उनको अपनी ओर अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। इसकी वजह से क्या आता है कि दोनों जो एटम्स है उन एटम्स पर पोलराइजेशन क्रिएट हो जाता है। ठीक है। और यही चीज जो है ये डाइपोल मोमेंट जो है वो क्रिएट करती है मॉलिक्यूल में। तो देखिए अपन इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। फर्स्ट पॉइंट डाइपोल मोमेंट का ये कहता है an atom having more electronegativity having more electronegativity will attract shared pair electrons more towards itself। ठीक है। तो क्या करता है, एक एटम जो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो क्या करेगा, मॉलिक्यूल में से जो बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको अपनी ओर क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। इससे क्या होगा, रिजल्टिंग सेपरेशन of charges in a molecule is called डाइपोल मोमेंट, या हम कह सकते हैं पोलर मॉलिक्यूल। एक्चुअल में हुआ क्या कि कोई जो मॉलिक्यूल था उसके जो एटम्स थे उन एटम्स ने क्या किया, उन एटम में से एक एटम जो क्या है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, वो क्या करेगा, जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स है उनको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। उसकी वजह से क्या हो जाएगा, उनमें डाइपोल क्रिएट हो जाएगा। किस पे? दोनों एटम्स पे। ठीक है। तो इस वजह से मॉलिक्यूल क्या बन जाता है, पोलर बन जाता है। तो मॉलिक्यूल इज पोलर। दूसरी बात इसमें क्या हो जाती है जो आपको ध्यान में रखनी है, जैसे मैं इसको आपको इसको ऐसे समझ सकते हो, यहां पर ये H और ये Cl है। अब Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ये क्या करेगा, Cl अपनी और इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। तो इस पर पार्शियल नेगेटिव आ जाएगा और इस पर पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है ना। ये जो सिग्नल हमने लगाया है, हेड उधर होगा जिधर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, यानी कि जिधर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे हैं, और टेल उधर होगा जिधर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, कम है। अब इस वजह से इस पर यहां तो पॉजिटिव जनरेट हो गया और यहां नेगेटिव जनरेट हो गया। कुछ इस तरह से आपको ये बात ध्यान में रखनी है। तो नेक्स्ट अपन स्टेटमेंट इसमें लिख सकते हैं,
The dipole moment of a molecule can defined as product of positive and negative, positive or negative charge and distance of separation between two charges। ठीक है, तो डाइपोल मोमेंट क्या हुआ? डाइपोल मोमेंट होता है कि जो हमारे पास में एटम्स है, उन एटम्स का जो चार्ज है, मे बी पॉजिटिव मे बी नेगेटिव, उसकी जो मल्टीप्लिकेशन हम किसके साथ में कर दे, उनके बीच की जो डिस्टेंस है उससे। यानी कि मैं ऐसे लिख सकता हूं, अपने पास में ये मॉलिक्यूल है HCl, यहां हमने ऐसे लगाया, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हो गई r, इसको हम r लिख दो, चाहे आप इसको d लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, इसको हमने लिख दिया d, और ये हो गया चार्ज। ठीक है, तो म्यू यानी कि डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? म्यू से। तो म्यू क्या है? डाइपोल मोमेंट इक्वल टू होगा Q इंटू डी। आ रही बात समझ में? यानी कि हम क्या करेंगे, जो चार्ज है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? डिस्टेंस से, तो अपन को पता चल जाएगा डाइपोल मोमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर मॉलिक्यूल। आप इसे फटाफट लिखें, फिर अपन इसमें यूनिट कन्वर्जन्स देखेंगे। अब अपन डाइपोल मोमेंट के बारे में कुछ और बातें कर लेते हैं कि जैसे डाइपोल मोमेंट जो है वो किस तरह की यूनिट है, डाइपोल मोमेंट की यूनिट क्या है, उन यूनिट्स को अपन कन्वर्जन कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि डाइपोल मोमेंट जो है ये एक वेक्टर यूनिट है, तो ये वेक्टर क्वांटिटी है। ये क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। दूसरी बात, इसकी मैं यूनिट की बात करूं तो यूनिट जो है इसकी डिबाई होती है, इसे डी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे हम लिख सकते हैं डिबाई। ठीक है, और यदि मैं इसके यूनिट कन्वर्जन की बात करूं तो 1 डिबाई इक्वल टू होता है 10 टू दी पावर माइनस 18 ESU सेंटीमीटर। क्लियर है? और हम 1 डिबाई इक्वल टू ये भी लिख सकते हैं, 1 डिबाई इक्वल टू 3.33 इंटू 10 टू द पावर माइनस 30 सेंटीमीटर, सॉरी कूलाम मीटर, 3.33 इंटू 10 टू द पावर माइनस 30 कूलाम मीटर। और हम जैसे एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज यदि हम लिखते हैं तो कितना आता है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलाम। ठीक है, और इसे हम 1 इसमें ESU में लिखेंगे तो जगह 4.48 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 ESU। इस तरह से ये यूनिट कन्वर्जन आप लोगों को आने चाहिए।
डाइपोल मोमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, यूनिट क्या है इसके, डिबाई है। 1 डिबाई इक्वल टू 10⁻18 ESU सेंटीमीटर होता है। 1 डिबाई इक्वल टू हम कूलाम मीटर में यदि यूनिट लिखना चाहे तो 3.33 × 10⁻30 कूलाम मीटर होती है। वी नो दैट चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इज 1.6 × 10⁻19 कूलाम, and if we talked about it's in ESU then this will be 4.48 × 10⁻10 ESU। तो अब मैं इसकी बात करता हूं कि डाइपोल मोमेंट जो है उसमें एक वर्ड और आता है जो आप लोगों को पता होना चाहिए। देखिए, जैसे एक वर्ड है जिसे हम बोलते हैं बॉन्ड मोमेंट। देखिए क्या हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जिनमें बॉन्ड जो है वो पोलर हो सकता है, लेकिन ओवरऑल मॉलिक्यूल जो है वो नॉन पोलर हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो आप लोग देख लीजिए, जैसे मैं बात करूं, यहाँ पर अपने पास में है HCl, तो HCl में इस बॉन्ड का जो मोमेंट आएगा वही मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट होगा टोटल यहाँ पे। लेकिन यदि मैं ऐसे कहूँ कि यहाँ पर एक मॉलिक्यूल ऐसा है कि ये O, ये H और ये H, इस केस में ये वाला जो बॉन्ड है इसका डाइपोल मोमेंट अलग होगा और इसका डाइपोल मोमेंट जो है अलग होगा। तो यहाँ जो आएगा, इनका जो आएगा, इन्हें हम बोलेंगे क्या, बॉन्ड मोमेंट। इन्हें हम क्या बोलेंगे, बॉन्ड मोमेंट। तो बॉन्ड मोमेंट क्या हो सकता है कि डाइपोल मोमेंट ऑफ डाइपोल मोमेंट ऑफ ए बॉन्ड इन ए मॉलिक्यूल। कि एक मॉलिक्यूल में किसी पर्टिकुलर बॉन्ड का जो डाइपोल मोमेंट है वो उसका क्या होगा, बॉन्ड मोमेंट होगा। ठीक है, तो ये बात आप लोगों को थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। फटाफट इसे लिखे फिर अपन आगे बढ़ेंगे। तो अब अपन इसमें बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, जिसे हम बोलते हैं रिजल्टेंट मोमेंट। देखो मैंने अभी अभी आपको बताया कि यहाँ दो चीजें हो गई, एक तो क्या हुआ, बॉन्ड मोमेंट, और एक आपके हो गया डाइपोल मोमेंट। अब ये डाइपोल मोमेंट जो है इसको आप ऐसे समझो, दोनों में क्या है कि है तो डाइपोल मोमेंट ही। तो एक तो हो गया बॉन्ड मोमेंट और एक हो गया मॉलिक्यूल का मोमेंट, मॉलिक्यूल मोमेंट। इसका भी डाइपोल मोमेंट होता है और इसका भी डाइपोल मोमेंट होता है। दोनों का डाइपोल मोमेंट होता है ना। तो इसका मतलब इन दोनों में फर्क क्या हुआ, इन दोनों फर्क ये हुआ कि मॉलिक्यूल का जो डाइपोल मोमेंट आएगा उसमें बॉन्ड का डाइपोल मोमेंट अपने आप आ जाएगा। ठीक है ना। तो जैसे वेक्टर क्वांटिटी, तो इसका मतलब हमको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। या हम कह सकते हैं कि जितने बॉन्ड मोमेंट्स हैं उनको ऐड कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूलर का मोमेंट आ जाएगा और वही क्या होगा, डाइपोल मोमेंट। आप ऐसे लिख सकते हो, द सम ऑफ ऑल डाइपोल मोमेंट्स सॉरी बॉन्ड मोमेंट्स, आप इसमें लिखो बॉन्ड मोमेंट्स, ठीक है ना, तब सही रहेगा। बॉन्ड मोमेंट्स, ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा आपका डाइपोल मोमेंट, या आप इसको बोल सकते हो
रिजल्टेंट मोमेंट, रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट, ये आ गई कहानी निकल के सामने। मतलब आपको यदि मॉलिक्यूल का एग्जैक्ट डाइपोल मोमेंट पूरा पता लगाना है तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट। तो अब मैं आपको रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट निकालना सिखा रहा हूं कि कैसे अपन निकालते हैं। देखिए यहां पर अपन स्टार्ट करेंगे, रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट। क्लियर है? तो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट के लिए आप क्या करोगे, जैसे हमारे पास में दो तरह के मोमेंट आ गए, ये यहां थीटा है, यहां जो है वो क्या आ गया, μ1 आ गया, यहाँ का जो डाइपोल मोमेंट है वो μ1 है, और यहाँ का जो डाइपोल मोमेंट है वो क्या है, μ2 है। ठीक है, अब हमें इस थीटा एंगल पे ओवरऑल इस मॉलिक्यूल का ओवरऑल जो है डाइपोल मोमेंट निकालना है, जिसे हम रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट बोलेंगे। तो मैं यहां लिख सकता हूं म्यू रिजल्टेंट इक्वल टू रूट ऑफ μ1 स्क्वायर प्लस μ2 स्क्वायर प्लस 2 μ1 μ2 cos थीटा। आपको ये फॉर्मूला जो है इसमें लगाना है, इससे आप क्या कर लोगे, रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है अब इसमें आपको एक बात ये ध्यान में रखनी है कि म्यू रिजल्टेंट is directly proportional to cos theta and inversely proportional to theta। ये ऊपर वाली जो इक्वेशन है उससे ये रिजल्ट निकला कि म्यू रिजल्टेंट जो होता है वो cos थीटा के तो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और थीटा के, थीटा ये दोनों में डिफरेंस पता ना, ये थीटा जो है इसका क्या होगा, इनवर्स होगा। आ रही की बात समझ में? मतलब cos थीटा की वैल्यू बढ़ेगी तो मॉलिक्यूल का म्यू रिजल्टेंट यानी डाइपोल मोमेंट जो रिजल्टेंट है वो बढ़ेगा, और यदि cos थीटा की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, तो म्यू रिजल्टेंट भी क्या होगा, कम होगा। ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। अब अपन इसमें कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि अपन को चीज पता चले आगे। जैसे आपको ये इतना सा यहां ध्यान रखना, यहां लिख देता हूं मैं, इफ डाइपोल मोमेंट यानी कि म्यू इज 0 तो मॉलिक्यूलर होगा नॉन पोलर, और इफ डाइपोल मोमेंट यानी कि म्यू इज नॉट इक्वल टू 0 देन दिस विल बी पोलर। ये आप लोगों को ध्यान में रखनी है बात। ठीक है, यदि डाइपोल मोमेंट 0 आ जाता है मतलब नॉन पोलर है, और यदि डाइपोल मोमेंट 0 नहीं है इसका मतलब मॉलिक्यूल क्या है, पोलर है। अब कुछ अपन एग्जांपल्स ले लेते हैं। जैसे अपने पास में यहां अपन ने बॉन्ड पेयर ले लिया, यहां लोन पेयर, और यहां एग्जाम्पल। ठीक है, अब अपन ने यहां पर दो बॉन्ड पेयर लिए, 0 लोन पेयर ले लिया, एग्जाम्पल आपने ले लिया BeCl2। अब इसमें जब आप चेक करोगे तो ये Be हो गया, ये Cl और ये Cl। ठीक है, अब इसका जो इस वाले Cl का हम किधर बनाएंगे, इधर बनाएंगे, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेरिलियम से क्या है, ज्यादा है, तो ये इधर इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, और इसका
हम इधर बनाएंगे क्योंकि इधर ये क्लोरीन इधर लाएगा। अब इसका जो डाइपोल मोमेंट है वो μ1 हो गया और इसका जो है वो μ2 हो गया। अब जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी है उतनी ही इसकी है, मतलब इसको μ1 को μ2 क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा, मतलब म्यू रिजल्टेंट इसका क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो आप लिख सकते हो कि ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा म्यू रिजल्टेंट जो है वो क्या आ गया, 0 आ गया। इसका मतलब ये क्या हो गया, नॉन पोलर। ये आपका क्या हो गया, नॉन पोलर। क्या इतनी बात समझ में आ गई? अपन दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जैसे यहाँ पर अपन ने लिया, दो अपन ने बॉन्ड पेयर ले लिया और एक अपन ने क्या ले लिया, लॉन पेयर ले लिया, और एग्जाम्पल अपन ने ले लिया SO2। अब SO2 की जब आप स्ट्रक्चर बनाओगे तो कुछ ऐसे बनेगी कि ये S, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, और यहां इसमें लोन पेयर है। भाई एक लोन पेयर है ना, दो बॉन्ड पेयर है। अब देखो यहां पर ये इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इसका इधर आएगा, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है इसका इधर आएगा, और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो किधर है तो ये इधर जाएगा। इसका मतलब रिजल्टेंट इसका 0 नहीं होएगा। इसका मतलब ये हुआ म्यू रिजल्टेंट इज नॉट इक्वल टू 0, दैट्स वाई ये क्या हो जाएगा, पोलर हो जाएगा। मतलब SO2 मॉलिक्यूल जो है वो क्या होगा, पोलर होगा। क्लियर है? अब अपन देखते हैं कि अपन ने बॉन्ड पेयर दो ले लिए, बॉन्ड पेयर अपन ने क्या ले लिए, दो ले लिए, और लोन पेयर भी अपने पास में कितने हैं, दो है। तो जैसे अपन ने ले लिया H2, ठीक है, H2 के अपन बनाएंगे तो ये O, ये H, ये H, इस पर एक लोन पेयर तो ये रहा और एक लोन पेयर ये रहा। अब इसमें देखिए ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ये ऐसे ले जाएगा इसको, और ये भी ऐसे, और इसमें इधर जाएगा और इसमें इधर जाएगा। मतलब डेफिनेटली म्यू जो है वो 0 नहीं आएगा। तो म्यू रिजल्टेंट इज नॉट इक्वल टू 0, दैट्स वाई पोलर, एंड वी नो दैट वाटर मॉलिक्यूल इज पोलर मॉलिक्यूल। क्लियर है? अब अपन इसमें एक एग्जांपल और ले लेते हैं कि जैसे अपने पास में दो तो बॉन्ड पेयर है और तीन लोन पेयर हो जाते हैं। तो एग्जांपल अपन ले सकते हैं XeF2, XeF2। अब यहां पर XeF2 की जब आप स्ट्रक्चर बनाओगे तो इसमें क्या होगा कि ये Xe, ये F, ये F, एक लोन पेयर यहां है, एक लोन पेयर यहां है, और एक लोन पेयर यहां है। अब यहां क्या होगा कि इसका ये कैंसिल कर देगा, ये इधर जा रहा है और ये इधर और ये इधर, तो ये दोनों जो है इनका रिजल्टेंट इधर आएगा। ठीक है, अभी मैं आगे एग्जांपल में इसकी कैलकुलेशन समझा दूंगा। इसका रिजल्टेंट इधर आएगा तो ये इसका रिजल्टेंट इसके रिजल्टेंट को कैंसिल हो जाएगा, मतलब टोटल म्यू क्या आ जाएगा इसका 0। तो म्यू रिजल्टेंट इक्वल टू 0, दैट्स वाई ये नॉन पोलर। ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। क्लियर है? फटाफट आप इसे लिखें फिर अपन आगे बढ़ेंगे। कुछ एग्जांपल्स और लेते हैं अपन। देखिए जैसे अपने पास में है तीन बॉन्ड पेयर है, 0 लोन पेयर, ठीक है, तीन बॉन्ड पेयर है और 0 लोन पेयर है। चलो अपन इसको चेक करते हैं। देखिए इसमें मैं एग्जांपल ले लेता हूं BF3। अभी अपन ने एक स्ट्रक्चर देखी थी जिसे मैंने बोला था XeF2।
और XeF2 को आपने ऐसे बनाया था, एक लोन पेयर यहां, एक लोन पेयर यहां, एक लोन पेयर यहां। सेम स्ट्रक्चर यहां आएगी। कैसे देख लीजिए, जैसे वहां रिजल्टेंट निकाला था अपन ने वो यहां निकलेगा। जैसे ये फ्लोरीन, फ्लोरीन और यहां ये फ्लोरीन। अब देखिए ये इधर जो आएगा ये μ1 है, इधर भी μ1 है और इधर भी μ1 है। अब इसका तो इधर आ गया, इन दोनों का रिजल्टेंट यहां निकलेगा। तो कैसे निकलेगा, हम रिजल्टेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, इन सबको उस फॉर्मूले में लिख लेंगे जो अपन ने रिजल्टेंट का फॉर्मूला लिया था। तो म्यू रिजल्टेंट का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, म्यू रिजल्टेंट इक्वल टू रूट ऑफ μ1 स्क्वायर प्लस, अब देखो यहाँ तो सारे μ1 ही है, तो μ2 की जगह भी क्या आ जाएगा, μ1 स्क्वायर, μ1 स्क्वायर टू μ1 μ2 यानी μ1 स्क्वायर। μ1 स्क्वायर क्यों किया मैंने, क्योंकि μ1 इंटू μ2 था, तो यहाँ पर तो दोनों ही सेम ही है ना, तो μ1 इंटू μ2 करूंगा तो क्या हो जाएगा, μ1 इंटू μ1 करूंगा तो μ1 स्क्वायर हो जाएगा। और cos थीटा, अब यहां पर μ1 स्क्वायर प्लस μ1 स्क्वायर प्लस 2। अब देखो यहां पर cos थीटा जो है वो कितना है, μ1 स्क्वायर, ये है cos थीटा कितना है, यहाँ पे देखो ये देखो ये कितना है, ये है 120। ठीक है, तो मैं यहां लिख दूंगा cos 120 और cos 120 की वैल्यू क्या है, -1/2। तो -1/2 से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर वैल्यू आ जाएगी μ1 स्क्वायर प्लस म्यू, और यहां क्या बच जाएगा, μ1 स्क्वायर। ठीक है ना, क्योंकि 1/2 था, 1/2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो बचा क्या, μ1 स्क्वायर। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या रूट में, μ1 स्क्वायर। इसका मतलब वैल्यू क्या आ गई, μ1। मतलब ये जो रिजल्टेंट आएगा इधर, इसकी वैल्यू क्या आ रही है, μ1 आ रही है, इसकी वैल्यू क्या आ रही है, μ1 आ रही है, और इसकी भी क्या है, μ1 है। तो इन दोनों का रिजल्टेंट ये है और ये इधर आ रहा है, मतलब कि इसको ये कैंसिल कर देगा, दैट्स वाई ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, यानी म्यू रिजल्टेंट जीरो, तो ये हो गया नॉन पोलर। ठीक है, सेम ऐसा ही इसमें होता है। यहां पर देखो इसको ये कैंसिल करता है, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। अब ये आया इधर और ये जा रहा है इधर और इधर, तो इनका रिजल्टेंट यहाँ आएगा, तो ये इसको क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। क्लियर है, इस तरह से ये होता है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं जैसे अपने पास में 3 बॉन्ड पेयर है और 1 लोन पेयर है। एग्जांपल ले सकते हो आप NH3। एक अपने पास में 3 बॉन्ड पेयर है और 2 लोन पेयर है। आप इसमें एग्जांपल ले सकते हो ClF3। अब मैं NH3 की यदि बात करूं, NH3 में देखिए ये N, ये लोन पेयर है, ये H, ये H और ये H। अब यहाँ देखिए ये इधर जाएगा क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, ये इधर जाएगा, ये इधर, और लोन पेयर भी इधर करेगा, मतलब रिजल्टेंट इधर हो गया। इसका मतलब म्यू रिजल्टेंट इज नॉट इक्वल टू 0, दैट्स वाई पोलर। यदि मैं तीसरी कंडीशन की बात करूं जो कि ClF3 है, तो ClF3 में आप स्ट्रक्चर जब बनाओगे तो ये Cl, ये F, ये F, ये F और ये कुछ इस तरह से, तो यहाँ रिजल्टेंट 0 नहीं होगा,
इसका मतलब म्यू रिजल्टेंट इज नॉट इक्वल टू 0, दैट्स वाई ये क्या हो जाएगा, नॉन पोलर, सॉरी पोलर, ये क्या हो जाएगा, पोलर। क्लियर है? इस तरह से आप लोगों को चीजें देखनी, फटाफट आप इसे लिखें, फिर अपन कुछ और एग्जांपल्स करेंगे।